आइए आज सिंधु घाटी सभ्यता के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम 5000 साल पुराने इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो इस सभ्यता के सटीक कालक्रम, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क और इसकी विशाल पुरातात्विक खोजों के बारे में बताते हैं। यह चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं, खासकर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के नजरिए से। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि लगभग 50 लाख की आबादी वाली इतनी हाईटेक और एडवांस सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई। अर्बन सेंटर्स का इतना बड़ा और स्टैंडर्डाइज्ड नेटवर्क मानो रातों रात खत्म हो गया। सच कहूं तो ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। आज के इस विश्लेषण में हम इस मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। शुरुआत करेंगे इसकी खोज से, फिर इसके टाइमलाइन, नगर योजना और ट्रेड को समझेंगे, और अंत में देखेंगे कि इसके पतन के क्या कारण रहे होंगे। हमारा पूरा फोकस उन हाई यील्ड फैक्ट्स पर रहेगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत अहम हैं। चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। इन प्राचीन लोगों की मॉडर्न कहानी 19वीं सदी में कुछ अचानक हुई खोजों के साथ शुरू होती है। इन खोजों ने हमारे पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हुआ कुछ यूं था कि 1829 में चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति को गलती से हड़प्पा के खंडर मिल गए। उन्हें लगा कि ये शायद सिकंदर महान के अभियानों का कोई हिस्सा है, लेकिन असलियत तो तब सामने आई जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम और सर जॉन मार्शल जैसे पुरातत्वविद वहां पहुंचे। तब जाकर दुनिया को इस कांस्य युगीन समाज के असली और विशाल पैमाने का अंदाजा हुआ। अब इस प्राचीन सभ्यता के विकास को सही ढंग से समझने के लिए इसका क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क यानी सटीक कालक्रम दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ये टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरी जर्नी को मैप करती है। मेहरगढ़ की शुरुआती नवपाषाण कृषि बस्तियों से लेकर 1000 से ज्यादा शहरों के बसने और फिर आखिर में उनके धीरे धीरे वीरान होने तक का पूरा सफर इसमें शामिल है। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए इस कालक्रम को याद रखना एकदम मस्ट है। इस सभ्यता की अगर कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट थी तो वो थी इनकी टाउन प्लानिंग। ये लोग प्राचीन काल के मास्टर बिल्डर्स थे। स्वच्छता और साफ सफाई इनकी टॉप प्रायोरिटी हुआ करती थी। इनके शहरों का जो म्युनिसिपल डिवीजन था वो कमाल का था। शहर साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटे थे। एक ऊंचाई पर बना सिटाडेल या दुर्ग जहां पब्लिक बिल्डिंग्स होती थीं, और दूसरा लोअर टाउन यानी निचला शहर जो आम लोगों का आवासीय इलाका था। ये सेपरेशन उनके कमाल के एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है। और यहां एक फैक्ट है जो सच में हैरान कर देता है। इनकी पक्की ईंटों का साइज, हर जगह की ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात एकदम फिक्स था, 4:2:1। सोचिए, उस जमाने में भी इतना शानदार सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और एकरूपता। ये एक बहुत ही हाई यील्ड पॉइंट है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आज के कई मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकता है। निर्माण का एक फिक्स क्रम था। पहले पक्की ईंटों और मोर्टार से ढकी हुई नालियां बनती थीं, फिर ग्रिड पैटर्न पर सड़कें बिछाई जाती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और सबसे आखिर में उन सड़कों के किनारे घर बनते थे। मतलब ड्रेनेज सिस्टम में जीरो कॉम्प्रोमाइज। टाउन प्लानिंग के बाद चलिए इनकी इकोनॉमी और व्यापार पर नजर डालते हैं। इनकी आर्थिक ताकत सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक ग्लोबल ब्रॉन्ज एज इकोनॉमी का हिस्सा थे। लोथल का डॉकयार्ड इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि इनके पास एक बहुत बड़ा समुद्री व्यापार नेटवर्क था। वहां मिले ज्वारीय गोदी यानी टाइडल लॉक से पता चलता है कि ये लोग व्यापार के लिए शुरुआती नावों का कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे। उस समय एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बार्टर सिस्टम काम करता था। लैपिस लजूली, कार्नीलियन पत्थर और कांसे की चीजों का लंबी दूरी तक व्यापार होता था। मेसोपोटामिया और मिस्र इनके प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, और यही वजह है कि मेसोपोटामिया की खुदाई में हमें अक्सर हड़प्पा की मोहरें देखने को मिल जाती हैं। ट्रेड के अलावा जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती है, हमें उनके रोजमर्रा के जीवन, उनकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स और उनकी बेजोड़ कला के बारे में नए नए सुराग मिलते रहते हैं। उदाहरण के लिए एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राखीगढ़ी में की गई हालिया खुदाई को ही ले लीजिए। वहां मिली 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री और बहुमंजिला इमारतें साबित करती हैं कि ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहां तक मानते हैं कि प्रमुखता के मामले में ये शायद मोहनजोदाड़ो से भी आगे था। विशाल इमारतों के साथ साथ इनकी कलाकृतियां भी कम शानदार नहीं हैं। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का इस्तेमाल करके बनाई गई कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति और मिट्टी के खिलौने उनके असाधारण क्राफ्ट्समैनशिप को बखूबी दर्शाते हैं।
लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा रहस्य आज तक बरकरार है वो है इनकी भाषा। इनकी मोहरों और मिट्टी की पट्टियों पर 400 से ज्यादा अलग अलग सिंबल्स मिले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। दिक्कत यह है कि हमारे पास मिस्र के रोसेटा स्टोन जैसा कोई बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं है जिसे हम ट्रांसलेशन की चाबी बना सके। 100 सालों से ज्यादा की रिसर्च के बाद भी इन प्रतीकों का असली मतलब पूरी तरह से एक रहस्य बना हुआ है। इस भाषाई पहेली को सुलझाने का क्रेज इतना ज्यादा है कि साल 2000 में तमिलनाडु सरकार ने इस लिपि को डिकोड करने वाले के लिए $1 मिलियन का इनाम तक घोषित कर दिया था। सोचिए, $1 मिलियन! खैर, अपनी पूरी शानो शौकत के बाद 1800 से 1300 ईसा पूर्व के आसपास इस महान समाज का पतन शुरू हो गया। इस विश्लेषण के अंत में इस डिक्लाइन पर बात करना बहुत जरूरी है। इस सभ्यता के खात्मे को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि मानसून के पूर्व की ओर खिसकने से जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ नदियों के सूखने को वजह बताते हैं, तो कुछ आर्यन माइग्रेशन थ्योरी की बात करते हैं। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य साफ बताते हैं कि उनका स्टैंडर्डाइज्ड व्यापार, स्वच्छता और नागरिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। जैसे जैसे आज भी नई खुदाई हो रही है, मन में बस यही विचार आता है कि सिंधु घाटी के उन खामोश पत्थरों और 400 अनसुलझे प्रतीकों में मानव इतिहास के और कितने गहरे रहस्य दबे हैं जो भविष्य के पुरातत्वविदों का इंतजार कर रहे हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।